Welcome students. Today I am going to explain class 10th history chapter 1, the rise of nationalism in Europe. This is our last and 10th topic, nationalism and imperialism, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। नेशनलिज्म यानी a feeling of love and pride for your own country, a feeling that your country is better than any other country। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या समर्पण की भावना, या दूसरे राष्ट्र से अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने की भावना, यानी देश हित या राष्ट्र हित सर्वोपरि, उसके बाद कोई अन्य चीज। यही है नेशनलिज्म की भावना, यानी अपने देश को सबसे ऊपर देखना, उसके लिए सबसे अच्छा सोचना। और इंपीरियलिज्म मीन्स एक पावरफुल कंट्री के द्वारा दूसरे कमज़ोर कंट्री या स्टेट पर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंट्रोल कर लेना और उसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना इंपीरियलिज्म कहलाता है, यानी साम्राज्यवाद कहलाता है। जब एक ताकतवर और धनी देश किसी कमज़ोर देश पे राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से नियंत्रण कर लेता है या उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्री को अपना कॉलोनी बनाया था, उसको अपने यूज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो उपयोग में लाता था, तो इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने करंट टॉपिक पे आएंगे, यानी लास्ट टॉपिक पे। 19th सेंचुरी के लास्ट 4th पार्ट तक नेशनलिज्म का वह आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स यानी आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में यानी शताब्दी के शुरुआत में था। अब नेशनलिस्ट ग्रुप्स सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत यानी नैरो क्रीड बन गया था। इस बीच के समय में नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के प्रति अनुदार यानी इंटॉलरेंट होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही मेन यूरोपीय पावर्स ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने अंदर रहने वाले स्टेट्स या लोगों की नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को या राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव वाला या विवाद वाला स्रोत बाल्कन प्रदेश था। इस रीजन में भौगोलिक और जातीय यानी ज्योग्राफिकल एंड रेशियल डिफरेंसेस थी। इसमें मॉडर्न रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। इस रीजन के निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहा जाता था। बाल्कन रीजन का एक बड़ा पार्ट ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन रीजन में रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया के फैलने और ऑटोमन एम्पायर के विघटन से सिचुएशन काफ़ी विस्फोटक हो गई थी या क्रिटिकल हो गई थी। 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, किंतु इसमें उसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके कब्जे से यूरोपीय राष्ट्रीयताएं यानी यूरोपीय स्टेट्स जो थे उसके हाथ से निकलते चले गए, उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जो भी छोटे छोटे स्टेट थे ऑटोमन एम्पायर के अंदर, वो सारे उसके हाथ से निकलते गए। बाल्कन पीपुल ने आज़ादी या पॉलिटिकल राइट्स के अपने दावों को राष्ट्रीयता का यानी नेशनलिटी का आधार दिया। उन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु उसके बाद विदेशी ताकतों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, यानी उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, अर्थात उन पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अतः बाल्कन रीजन के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने
अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। और उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा कि हम इसी संघर्ष के द्वारा अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पा सकते हैं। जैसे जैसे डिफरेंट स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन रीजन गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, यानी वहाँ और भी ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाल्कन स्टेट एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, यानी जलते थे, और हर एक स्टेट अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था, यानी हर स्टेट दूसरे स्टेट पर कब्जा करके अपना पावर बढ़ाना चाहता था, उसके इलाके को हथियाकर अपने कंट्रोल में करना चाहता था। इससे सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि बाल्कन प्रदेश में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच ट्रेड और कॉलोनीज के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबला थी। जिस तरह से बाल्कन प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती गई, उससे यह मुकाबला और भी खुलकर सामने आ गई, यानी और भी बड़ी हो गई, और भी लोग ज़्यादा आपस में लड़ने लगे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यानी रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की जितनी भी ताकतें थी, वो सभी बाकी दूसरी ताकतों को हराकर बाल्कन क्षेत्र पर अपना पावर स्थापित करना चाहती थी। इसके परिणाम स्वरूप इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः यही बाल्कन प्रदेश प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। और यही आपसी इंपीरियलिज्म के कारण यानी साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म से जुड़कर नेशनलिज्म 1914 में यूरोप को एक महाविनाश की ओर ले गया। लेकिन इस बीच वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज ने, जिनका 19th सेंचुरी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण कर लिया था, अर्थात जिसे उन्होंने अपना कॉलोनीज बनाया था, वे अब साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, यानी इंपीरियलिज्म का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राज्य यानी नेशन स्टेट का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो इंपीरियलिज्म के विरोध की प्रक्रिया में उभरी थी। नेशनलिज्म के यूरोपीय आइडिया कहीं और नहीं रिपीट हुए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपने तरीके का विशिष्ट नेशनलिज्म डेवलप किया। लेकिन यह आइडिया था कि सोसाइटी को नेशन स्टेट से गठित किया जाना चाहिए। अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक यानी नेचुरल और यूनिवर्सल मान लिया गया नेशन स्टेट की स्थापना को, यानी सोसाइटी भी नेशन स्टेट की तरह गठित होना चाहिए। जैसा कि आप फिगर 20 में देख सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता मानचित्र मैप में सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई देते हैं। अगले भाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटेनिया विजय भाव के साथ यानी विजयी मुद्रा में भूमंडल पर यानी वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर बैठी हुई है। कॉलोनीज को शेर, हाथी, वन और आदिम समुदायों की चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। यानी जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उन सबको शेर, हाथी, बाघ और आदिम जनजाति यानी आदिवासियों की चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व को यानी दुनिया भर पर अपने कंट्रोल को, अपने पावर को दर्शाने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर शासन किया, पूरे दुनिया को अपने नियंत्रण में लिया। और स्टूडेंट्स, इस तरह से ब्रिटेन ने ही उपनिवेशवादी नीति को यानी साम्राज्यवादी नीति को पूरे विश्व में फैलाया। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में सभी जगह अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज बनाई और उसे अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया। तो इस तरह से वह एक सुपर पावर के रूप में उस समय उभरा। इसी के विरोध में नेशनलिस्ट मूवमेंट और इंपीरियलिज्म के विरोध कई आंदोलन हुए, जिसने धीरे धीरे जोर पकड़ा
और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद फिर सेकेंड विश्व युद्ध, फिर धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट के कारण सारे कंट्रीज औपनिवेशिक नीति से, अंग्रेजों से और राजतंत्र से मुक्त हुआ और एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट की स्थापना करने के लिए हर कंट्री ने अपनी तरफ से प्रयास किए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार यूरोप में नेशनलिज्म का विचार आया और किस प्रकार लोगों के मन में नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ नेशन की भावना फैली। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे यह पूरे यूरोप में फैली, और इस नेशनलिज्म की भावना को फैलाने में कौन कौन से फैक्टर्स ने हेल्प किया और कैसे यह पूरी दुनिया में फैला और लास्ट में लोग नेशन स्टेट की स्थापना करने में सफल हुए, जिसमें इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर से ब्रिटेन भी एक नेशन स्टेट बना और ब्रिटेन यूरोप के बाद यह पूरी दुनिया में नेशनलिज्म की भावना फैली और जितने भी साम्राज्यवादी नीति के शिकार थे जो भी कंट्रीज, वो भी अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे नेशनलिज्म की भावना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उभरी और फिर पूरे यूरोप में फैल गई और सभी जितने भी कंट्री थे जो पहले बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे, वे सभी एक नेशन स्टेट के रूप में उभरने के लिए प्रयास करने लगे। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में लिंक क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।